everyone, let's get started with unit number 3 and 4 without any बातचीत स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। बस अगर तुम ये वीडियो अब देख रहे हो रात में तो मैं भी तुम्हारे लिए अभी बैठ के बना रही हूँ। इट्स 12 राइट नाउ। तो अगर अभी देख रहे हो यार तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट कर देना, प्यारा सा दिल बना देना एक बढ़िया सा, सो दैट आई नो कि मेरे फॉलोअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स डू लव मी। FFT अभी भी है हमारे थर्ड ईयर के दिलों में, तो मुझे प्लीज एक बढ़िया बढ़िया से हार्ट्स बना के देना कमेंट में दैट वी आर लाइकिंग द वीडियोस, दैट वी आर लाइकिंग द सीरीज, सो दैट हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए और अदर सब्जेक्ट्स का भी निकाल के ला रहे हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस पॉइंट शॉर्ट रखेंगे जिससे कि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, प्लस में हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट देखा, हमने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखा कि ग्लोबली हम अपने बिजनेस को कैसे लेके जा रहे होते हैं, हमने सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, हमने फंक्शन के मैनेजर्स देखे, देन हमने देखा कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। यहाँ पे हमने बहुत सारी लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है पाथ गोल थ्योरी कैसे काम करती है, हमारी कॉन्टिजेंशियल वाली थ्योरीज कैसे काम कर रही होती है। अब हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइजिंग में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, हम अथॉरिटी और स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन और स्ट्रक्चर कैसे बना रहे होते हैं, और हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं पीपल को। तो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप स्टाफिंग देखने वाले हो। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से, देन वी विल कम अपॉन द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर। ऑर्गेनाइजिंग क्या है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, अरेंज करना, स्ट्रक्चर वर्क और एलोकेट करना रिसोर्सेज को, असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एंड एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप्स अमंग द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है भाई, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्या दे दिया आपने। तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, बढ़िया तरीके से रखना। ये जो तरीका आपको दिख रहा है कि भाई एक मेंबर टॉप पे है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, नीचे काम करवा रहे हैं, देन इसके नीचे बंदे काम कर रहे हैं, तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ क्लटर्ड नहीं है। ये बंदा डायरेक्ट इससे बात करेगा तो भाई बहुत क्लटरिंग हो जाएगी, ये बंदा तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा कि सब इसी को मैसेज करे जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, बढ़िया तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलाइन करें, रिसोर्स एलोकेट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट कर रहे हो। सारा गेम हमारे पीएमई के सब्जेक्ट में यही है कि हमारे गोल मीट हो रहे हो। तो गोल मीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है। ऑर्गेनाइजिंग की डिफाइन हमने ऊपर पढ़ी ली है। अब हम आ जाते हैं की एलिमेंट्स क्या ऑर्गेनाइज करने के। तो हमारा काम डिवाइड होना चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन होनी चाहिए, लोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, सबके पास रिसोर्स आ रहे हो इक्वली, इस मेंबर के पास भी, इस मेंबर के पास भी, इस मेंबर के पास भी। कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये वाला डिपार्टमेंट इस वाले डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चल रहा हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि कंटेंट टीम जो है वो मार्केटिंग टीम के हैंड इन हैंड चलती है। बिल्कुल, मार्केटिंग टीम एंड कंटेंट टीम वर्क्स टुगेदर। जब भी हमारा दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट लेकर के हमारी सेल्स टीम का काम हो पा रहा होता है, तो दीज टीम वर्क्स हेल्प इन हैंड। इसके बाद हमारी सेल्स टीम हमारी टेक टीम से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी टीम्स आपस में बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, हमें सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की डिफाइन पता होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपकी जो पावर बिल्कुल सेंटर में एलोकेटेड थी ना, वो अब आपने बांट दी है, वो अब आपने बांट दिया, आपने अथॉरिटी जो है वो डिवाइड कर दी। अगर लीडर के पास पावर थी तो लीडर ने अपनी पावर्स हैंड ओवर कर दी है किसी पर्सन को। इससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, हमारे रिस्पॉन्स जल्दी बनते हैं, हमारे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर होता है, हमारी इंक्रीज मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई मेरे पास पावर आई है तो मुझे अच्छे से काम करना है। इनोवेशन आती है, क्लैरिटी आती है। इनोवेशन क्यों आती है, अभी तक जो लीडर था उसने अपनी सारी इनोवेशन अपनी क्लैरिटी यूज करी थी। अब जो लीडर आएगा वो अपनी न्यू इनोवेशन न्यू क्लैरिटी के साथ आ रहा होगा। इससे हमारा जो है रिड्यूस हो जाता है वर्कलोड टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि अब इसने अपना काम क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अभी तक सारा काम सेंटर में था, नाउ इट इज डिसेंट्रलाइज। इसका बढ़िया सा एग्जांपल क्या है कि एक रेस्टोरेंट चेन जो है उसने अलाउ कर दिया ब्रांच मैनेजर को डिसाइड करने के लिए कि वो लोकल प्रमोशन क्या करवाए, वो मेन्यू में क्या चेंज करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं मनोहर की शॉप का, मनोहर बीकानेर होती है हमारे, हल्दीराम बीकानेर होते हैं, तो ये लोग अपने प्रमोशन करवाते रहते हैं कि भाई हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, आप आकर के हमारे यहाँ अपने इवेंट छोटे मोटे पार्टीज बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, है ना। हमारे यहाँ 6 PM के बाद सेल लग जाती है, आप बोल सकते हो हमारे यहाँ केक्स और जो वो है 7 PM के बाद 200 के हो जाते हैं, कुछ भी आपने डिस्काउंट लगा दिया, है ना। आप बोल रहे हो हमने न्यू निकाला है कि आप कस्टमाइज केक बना सकते हो, कस्टमाइज केक एट ₹1000। तो इस टाइप से आप अपने जितने भी डील्स है वो निकाल रहे हो एज ब्रांच मैनेजर। पर जो टॉप लेवल आपका फ्रेंचाइजी वाला पर्सन है वो तो वही रहेगा ना, मैकडी है मान लो, तो मैकडी का लीडर तो मैकडी का लीडर ही रहेगा। इंडियन मैकडी अपने अपने अलग अलग ऑफर निकाल सकती है कि पनीर बर्गर पे इतना ऑफ है, डबल आलू टिक्की पे इतना ऑफ है, इस तरीके से। तो मैनेजर ही रहेगा, टॉप लेवल ही है, बट उसने अपनी पावर थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज कर दी ब्रांच मैनेजर के अंदर, सो दैट सारा वर्कलोड उसके ऊपर ना आ रहा हो। तो दिस वाज द डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ लिमिटेशन
लिमिटेशंस भी है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, बहुत हाई कॉस्ट आ सकता है, आपको इतने सारे लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे अपने आगे। तो इजी टू मेमोराइज एग्जांपल क्या है, एवरी ब्रांच ऑफ क्लोथिंग स्टोर्स गिव्स द डिफरेंट डिस्काउंट्स एंड फॉलोज द डिफरेंट रूल्स, कस्टमर्स मे गेट कंफ्यूज एंड ब्रांड में इफेक्ट। तो आपने जैसे हमारा मैकडी हो गया, मैकडी जो है मान लो कहीं पे अमेरिका में चलाता है बीफ बर्गर पे ऑफ, है ना, वहां पे चलाता है बीफ बर्गर पे ऑफ, और इंडिया में चला रहे हैं वो आलू टिक्की पे ऑफ। अब हमारा यहाँ पे कोई नॉनवेज वाला पर्सन जो है वो अमेरिका गया और वो कह रहा है यार यहाँ पे तो बीफ बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पे सस्ता मिलता है, तो कस्टमर के दिमाग में तो यही रहेगा यार ये क्या काम झाम कर रखा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है अलग अलग ब्रांचेस में। लाइक सपोज ये वाला मनोहर जो है 7 PM ऑफ लगाता है और ये वाला मनोहर जो है वो 8 PM ऑफ लगाता है अपने जो भी हमारा बेकरी डिशेस होती है उनके ऊपर। तो लिमिटेशंस हैं कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की। आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप जब एमआरक्यू लगाओगे तो यू विल सी दैट। और इसी वीडियो में मैं एमआरक्यू लगाऊंगी, तो आप प्लीज थ्रू आउट द वीडियो मेंटेन रहिए, बढ़िया से पढ़िए, आपका एक ही वीडियो में सारा का सारा काम हो जाएगा ऑफ यूनिट नंबर 3 या यूनिट नंबर 4 बोथ। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि आपने ट्रांसफर दे दिया अपनी अथॉरिटी का, आपने थोड़ी देर के लिए अपनी जो अथॉरिटी है वो किसी और पर्सन को दे दी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट पर्सन फॉर स्पेसिफिक टास्क। आपने बोला मैं आज नहीं आ पाऊंगा तो आज के लिए तुम लीड कर लेना, है ना, मैं मेरे बिहाफ पे तुम आज एक मीटिंग ले लो। तो दिस इज द फॉर स्पेसिफिक टास्क, आपने अपनी अथॉरिटी जो है वो किसी सिंगल पर्सन को दे दी है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव द ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजन। यहाँ पे आगे रिस्पांसिबिलिटी जो है वो ड्यूटी है टू कंप्लीट द टास्क। डेलीगेशन डज नॉट मीन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, द अल्टीमेट अथॉरिटी रिमेन्स द सुपीरियर। ये पर्सन अभी भी सुपीरियर ही है, इसने अपनी थोड़ी देर के लिए जो अथॉरिटी है वो किसको दी है, अपने सबऑर्डिनेट को दी है। दैट डज नॉट मीन कि इसकी अथॉरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है, ही हैज द सेम अथॉरिटी एज ऑफ दैट, बट इसके पास कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी आपने दे दी है फॉर स्पेसिफिक टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई छोटा सा काम कराने के लिए इसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने अपनी अथॉरिटी दे दी है। फॉर एग्जांपल स्कूल प्रिंसिपल जो है वो अथॉरिटी है और जो क्लास टीचर है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है क्लास इवेंट। तो अपने जो स्कूल प्रिंसिपल है उसने अथॉरिटी दे दी है क्लास टीचर को कि हाँ भाई तुम मेरे बिहाफ पे एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लो। अब बेनिफिट्स क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, बेटर मैनेजमेंट होगा, जो हमारा डेवलपमेंट है एम्प्लॉयज का वो होगा, टाइम सेव हो जाएगा इस पर्सन का, सुपीरियर पर्सन का, क्योंकि छोटे मोटे टास्क अब नहीं देख रहा होगा, इंक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाएगी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें अब आगे किसी से पूछने की नीड नहीं है, उस टास्क को हम ही एज अ अथॉरिटी कर रहे होंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है कि भाई एरर हो सकती है, भाई टीचर को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है कि पेरेंट्स हमारे यहाँ के ऐसे ही नहीं आते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल हो सकता है, मिसयूज हो सकता है अथॉरिटी का, कोई टीचर हो सकती है भाई अथॉरिटी मिसयूज भी कर ले। रिक्वायर होता है केपेबल सबऑर्डिनेट्स का, केपेबल होना चाहिए जिस सबऑर्डिनेट को आप दे रहे हो, आप इतने बड़े पोजीशन पे, सबऑर्डिनेट बेचारा इतना सा पोजीशन पे तो हो सकता है वो इतनी बड़ी अथॉरिटी मैनेज ही ना कर पाए। कोऑर्डिनेशन में हो सकती है प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स सॉल्व ना हो पाए, आता है आपका मेन क्वेश्चन के डिफरेंस आपसे एग्जाम्स में पूछा जा रहा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमारा ये सिस्टमैटिक अलाइनमेंट था कि भाई हमारी जो पूरा हमारा मेन मैनेजर है ये मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को, टेक टीम को, कंटेंट टीम को अपनी इसने अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, डेलीगेशन क्या होता है कि आपने कुछ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए दी है और ये आपने असाइनमेंट करा है अथॉरिटी का, आपने खुद से दी है, और ये सिस्टमैटिक ऑर्डर है, ये अप्लाई होता है होल ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी आपने अथॉरिटी मेंशन करी। ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है कि भाई आज की मीटिंग तुम अटेंड करो, आज का इवेंट तुम ऑर्गेनाइज करवाओ। यहाँ पे जनरल है और परमानेंट है, जो आपने एक बार अथॉरिटी असाइन कर दी अपनी सेल्स टीम, टारगेट टीम वगैरह को, ये सब परमानेंट रहती है। ये स्पेसिफिक और टेम्पररी है, ये हमारी हो सकता है कि भाई इवेंट खत्म हो गया, तुम्हारी अथॉरिटी भी खत्म, अब तुम कहीं के वो नहीं हो कि भाई अब तुम इवेंट करवा रहे हो। ठीक है, मैं माइक कनेक्ट कर लेती हूँ, हो सकता I hope it's more visible, more clear voice now. तो अब आ गया हमारे पास अप्रोच, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जाम्पल। दिस इज द अप्रोच। क्या है कि भाई यहाँ पे परमानेंट रहता है, यहाँ पे टेम्पररी है, ये ट्रांसफर किया जाता है लो लेवल को, और यहाँ पे सब ऑर्डिनेट को असाइन की जाती है। यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी को कंप्लाई किया जाता है, थोड़े एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए मिल रहा है। रीजनल मैनेजर को आपने फुल अथॉरिटी दे दी टू रन अ ब्रांच। जैसे आपने मनोहर का एग्जांपल पढ़ा था कि भाई एक ब्रांच के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपने एरिया में कुछ भी ऑफर चलाए, चाहे वो 7 PM का चलाए, चाहे वो 8 PM का चलाए, चाहे वो केक को 200 में बेचे, चाहे वो केक को 1000 रुपए में बेचे। तो इट हैज द फुल अथॉरिटी बिकॉज ही इज द ब्रांच मैनेजर, ही हैज गॉट द परमानेंट पावर, एंड उसके पास ये सब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया है, लार्ज यूनिट्स में आया है। यहाँ पे आपने मैनेजर डेलीगेट को अथॉरिटी दी है टू एम्प्लॉय टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। आपने उसे एक रिपोर्ट पढ़ाने की क्या दे दिया, डेलीगेशन कर दिया, अथॉरिटी दे दी कि भाई एक रिपोर्ट के लिए तुम्हारे पास पावर है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन एंड हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इस पे डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है आपसे एक लार्ज क्वेश्चन भी पूछ ले सिंगल थिंग पे, लेट्स से डिसेंट्रलाइजेशन पे। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अथॉरिटी वर्सेस पावर। अब अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है? तो अथॉरिटी जो होती है ना पोजीशन से आती है, आपके पास पोजीशन से अथॉरिटी आती है। दिस पर्सन इज इफ इट इज अ जज, तो ये उसकी पोजीशन है, आप उसको जज होने के लिए जो है वो आप उसे प्रेस कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे ये जो है हमारी पावर, इट इज अ इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टरशिप, इट इज अ इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टरशिप। पावर कैसे आती है? जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो इवन विदाउट हैविंग अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल तुषिका दी हैज अ पावर टू इन्फ्लुएंस टू केटर दैट 50 ऑडियंस ऑन द चैनल। और यहाँ पे अथॉरिटी क्या है कि आपके कॉलेज के जो डायरेक्टर है उसके पास भाई अथॉरिटी है कि हाँ यार वो बच्चों को ऐसे ही लेके पढ़ाएगा। हमारे पास इन्फ्लुएंशियल पावर है कि हम बच्चों को केटर कर पा रहे हैं। वी हैव द इन्फ्लुएंस पावर and it is not a authority, it is not a positional power, it is a power that we can influence। personality और skills के basis पे आ रही होती है ये आर्ट में, और may not be on basis of position। हो सकता है पोजीशन के बेसिस पे हो सकता है पोजीशन के बेसिस पे ना भी हो। कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, कैन बी पर्सनल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर होता है। दोनों के बीच में बहुत तगड़े तगड़े डिफरेंसेस दिए हुए हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे अथॉरिटी और इनके बीच में डिफरेंस पूछ भी लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एज बोथ थिंग्स सीम्स टू बी सिमिलर, कि पावर और अथॉरिटी सेम ही है। जिसके पास पावर है उसके पास अथॉरिटी होगी ही, बट इट इज नॉट द थिंग। both of them are having the different points। तो ऑफिशियल राइट टू गिव द ऑर्डर्स, आपके पास ऑफिशियल राइट है। यहाँ पे एबिलिटी है आपके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। तो अथॉरिटी इज मोर ऑफिशियल थिंग, एंड इट इज मोर पर्सनल स्किल्स, इट इज मोर पर्सनल स्किल्स। क्या आपके पास स्किल्स है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं? तो इट इज बेस्ड अपॉन द पोजीशन, इट इज बेस्ड अपॉन द स्किल्स, नॉलेज एंड योर पर्सनालिटी। ये लेजिटिमेट है, आपको मिला है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया, आप यहाँ के सीईओ हो। और ये क्या है? इट इज नॉट लेजिटिमेट, इट इज नॉट लेजिटिमेट के यूट्यूब चैनल किसका आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। नाउ आ गया फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो है हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। द फर्स्ट पर्सन एज द मोर अथॉरिटी, एंड देन जो अथॉरिटी है वो कम होती जाती है व्हेन इट्स कम डिवीजन। और ये किसी भी डिवीजन में जा सकती है। ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये इंडिविजुअल की एबिलिटी है। यहाँ पे मैनेजर ने एक ऑर्डर दिया है स्टाफ को, तो मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर टू द स्टाफ। यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो कन्विंस कर रहा है हमारी टीम को टू ऑप्ट अ न्यू आइडिया। फॉर एग्जांपल आपकी क्रिएटिव जो टीचर है, लेट्स सपोज आपकी पीएमई की टीचर है, वो आपको क्रिएटिव आइडियाज दे रही है कि हाँ यार तुम भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स डन। मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ईजी है। दिस टॉपिक इज सुपर इजी, बस हम रीड कर लेते हैं। मैकेनिस्टिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चीजें बहुत फॉर्मल चल रही होती हैं, बहुत अच्छे से चल रही होगी, सब चीज ऑर्गेनाइज्ड होगी, है ना, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे होंगे। दिस इज द मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिक क्या होता है? सब फ्लेक्सिबल है, लेस फॉर्मल है, आराम से चिल मोड में काम चल रहा है, आओ काम करो नहीं करो सब बढ़िया। डिसेंट्रलाइजेशन है पावर की, कि आपके पास भी इक्वल पावर है जितनी किसी और के पास है। तो यहाँ पे पावर है आपके पास, ऐसा नहीं है कि सब पावर हमारे इसी टॉप लेवल के पास है। वी ऑल्सो हैव छोटा 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 ऑफ पावर। तो यहाँ पे अथॉरिटी है हमारे पास। जॉबलेस स्पेशलाइज, जॉब्स आर लेस स्पेशलाइज एंड मोर डाइवर्स। यहाँ पे डाइवर्स जॉब्स है। यहाँ पे बेसिकली वो इन्वायरमेंट है जो स्टार्टअप्स में होता है, जो स्टार्टअप्स में होता है। कोई भी किसी भी टीम का पार्ट बन सकता है, एडेप्टेबल है, इनोवेशन है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ओपन कम्युनिकेशन होती है, और यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको समझा देती हूँ। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमारा वर्टिकली काम हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। if you can see it is a vertical part, it is a vertical part। तो ये किसमें फॉलो होता है? मैकेनिस्टिक में। इट इज मोर लाइक कि भाई पहले मैनेजर हमें बताएगा, हमारे सीनियर मैनेजर को बताएगा, फिर वो आकर के नीचे हमारे जूनियर मैनेजर्स को बता रहा है, फिर जूनियर मैनेजर जो है हमारे टीम लीड को बता रहा है, फिर टीम लीड आकर के आप लोगों को बता रहा है। इट इज मोर वर्टिकल, है ना। और यहाँ पे ऑर्गेनिक में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होता है मैनेजर ने इसे बता दिया, मैनेजर ने डायरेक्ट तुम्हें बता दिया, तुमने डायरेक्ट अपने कलीग को बता दिया। तो इट इज मोर फ्लेक्सिबल, इट इज मोर फ्लेक्सिबल। आप इसे रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। हायरार्कियल कहाँ पे होता है? गवर्नमेंट में ज्यादा होता है। इफ यू पास एनी थिंग इन योर कॉलेज, आप जैसे कॉलेज अगर कभी रीचेकिंग के लिए गए हो, तो इट इज मोर हायरार्कियल कि पहले उससे साइन कराओ, फिर इससे साइन कराओ, पूरी एक कॉपी बनेगी, इसमें सबके साइन होंगे, हायरार्की वाइज साइन होंगे। बट स्टार्टअप्स में, आईटी कंपनीज में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ऐसा कुछ नहीं होता। इट गोज हैंड इन हैंड, ये बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। इफ यू आर अ स्मॉल पीपल ऑफ टीम, बट अगर आपकी टीम बड़ी है, यू आर मोर फॉर्मल, देन हम मैकेनिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। अब आगे हमारा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कैसे होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे डिजाइन की जाती है? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, आपको बांटा गया आपके फंक्शंस के बेसिस पे। डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है, डिवीजन ए, डिवीजन 2, डिवीजन 3 कर दिया आपने। प्रोडक्ट के बेस पे हो सकता है, सर्विस के बेस पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे भी डिवीजन आपका
हो सकता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मतलब दो चीजों को कंबाइन कर रहे हो आप, फंक्शनल को और डिविजनल को आपने कंबाइन कर दिया, दैट इज आपने अपने फंक्शन के बेसिस पे तो डिवीजन किया ही और प्रोडक्ट के बेस पे भी डिवीजन कर दिया। तो आपने बोल दिया मार्केटिंग टीम ऑफ सोप प्रोडक्ट, तो सोप इज अ प्रोडक्ट हेयर एंड टीम फंक्शन इज अ टीम ओवर हेयर। मैट्रिक्स क्या है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन था, हमने अभी पढ़ा। टीम बेस्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कर सकते हो आपने, R&D प्रोजेक्ट्स निकाल दिए, टीम के लिए एक स्ट्रक्चर निकाल दिया। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि सबको आपने सेम ही लेवल पे रखा है, ये स्टार्टअप में फॉलो होता है कि भाई आप और आपका मैनेजर और मैनेजर का भी मैनेजर और आपका कलीग सेम पोजीशन पे ही है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बुलाते हैं, ये यहाँ पे फॉलो होता है स्टार्टअप्स में। नाउ कम्स द कॉन्टेम्प्ररी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंस एंड कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स। तो कॉन्टेम्प्ररी और कॉन्टिजेंसी में हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आपने यूनिट 2 का भी पीवाईक्यू वीडियो देखा है तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा हमने कॉन्टेम्प्ररी और कॉन्टिजेंसी पढ़ा है, मैंने आपको याद करवाया था। कॉन्टेम्प्ररी वो डांसिंग स्टाइल है, तो इसको आप ऑथेंटिक से याद रखना, ऑथेंटिक से याद रखना दैट यू हैव मोर ऑथेंटिक पार्ट्स। देखो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होगी, विजुअलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजाइल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सब काम एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जा रहा है। कंटिजेंसी में क्या है कि भाई एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइज स्टेबल है, डायनामिक है। बेसिकली यहाँ पे कंटिजेंसी में हम क्या बोलते हैं ना, देयर इज नो बेस्ट वे फॉर ऑल सोल्यूशंस। फॉर ऑल सोल्यूशन के लिए कोई बेस्ट वे नहीं है, हर एक वे एक बेस्ट हो सकती है किसी एक सॉल्यूशन के लिए। तो एनवायरमेंट स्टेबल या डायनामिक हो सकता है, टेक्नोलॉजी जो है सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लगेगी टेक्नोलॉजी, भाई हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा सिंपल सा आ जाए, ऐसा सिंपल ही काम हो जाए। हो सकता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ही स्मॉल रहेगी, आप कह रहे हो हम तो 5 की टीम है, 5 की टीम ही रहेंगे। भाई अगर आगे ज्यादा प्रॉफिट आ गया, ज्यादा पैसे आ गए और आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको वर्कफोर्स भी तो ज्यादा चाहिए होगी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी वो नहीं है कि आप कॉन्टिजेंसी रखो, पीपल, कल्चर, स्ट्रैटेजी, ये सब हमारी क्या है, कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं कि नो वन इज बेस्ट, नो फैक्टर इज बेस्ट इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल सिचुएशंस। हर एक सिचुएशन के लिए 1 to 1 बन सकता है पर 1 to many नहीं हो सकता। आप किसी चीज को फिक्स नहीं कहते बिकॉज नो वन इज बेस्ट। आई होप इट्स क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आ गया हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो नीचे क्या है, पर्पस क्या है, पढ़ लेना ही आता नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने भी बता ही दिया, वही मैकेनिस्टिक अप्रोच यहाँ पे है कि फॉर्मल में क्या है, एक पूरा वही वर्टिकल स्टाइल चल रहा है और यहाँ पे सब गुप्पे शप्पे मार रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टाइल चल रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ऊपर से नीचे है ना, और हायरार्की मतलब सेम लेवल पे ही है सब। तो कॉमन इंटरेस्ट हम शेयर कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप फ्रेंडशिप वगैरह कर सकते हैं, फ्रेंड्स इन द ऑफिस हैविंग लंच टुगेदर। तो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं। हम जब मतलब उसमें थे EY में, तो यहाँ पे यही होता था, सब साथ में बैठ के लंच करते थे, लंच कंपनी की तरफ से ही होता था। और जब हम PW में थे तो थोड़ा सा हायरार्कियल रहता था, है ना। दिस इज द थिंग्स जो हैपन होती हैं कंपनीज में। अब आगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होता है, तो इट गोज वर्टिकल, इट गोज हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर, ये मैंने अभी आपको समझाया ही है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताया ही, और सर्कुलर क्या है कि आप सब जो हैं वो एक सर्कल में कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर फिर आ गया, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली डिवीजन ऑफ कैसे हो रहा है, और प्रोसेस मतलब वर्कफ्लो क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है। ये भी डन हो गया हमारा, यूनिट 3 इज गोइंग टू कंप्लीट नाउ। तो आपका आ गया डिपार्टमेंटलाइजेशन इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होती है, ये सेम चीज है यार जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि बेस्ड ऑन फंक्शन हो सकती है कि भाई मार्केटिंग टीम वगैरह को अलग कर दो, फिर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट हो सकती है, मैंने अभी आपको सोप टीम है ना, डिटर्जेंट टीम, शैम्पू टीम का एग्जाम्पल दिया था। हो सकता है जोग्राफिक बेसिस पे हो गई, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, एशिया जोन, यूरोप जोन को अलग कर दो। फिर हो सकता है आपका कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन के पे रिटेल के कस्टमर्स या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनके बेसिस पे करो कि आपके कस्टमर किस टाइप के हैं, उस बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, असेंबली, पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। हो सकता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में इस टाइप के प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने डिपार्टमेंट्स किस बेस पे सेग्रीगेट करे हैं, फंक्शंस के बेस पे सेग्रीगेट कर सकते हो, टीम्स के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हो, जोन्स के, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे कर सकते हो, आपके कस्टमर के बेसिस पे कर सकते हो। आपके भाई हमारा कस्टमर किस टाइप का हो सकता है, जो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो वो कस्टमर का टाइप पे करती होंगे, भाई ये कस्टमर ज्यादा पैसे वाला है, ये कॉर्पोरेट क्लाइंट है, ये हमारा B2B जाएगा, ये B2C जाएगा। देन आप प्रोसेस के बेसिस पे कर सकते हो। देन आगे आपका लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लाइन अथॉरिटी क्या है, आपकी जो पार्ट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू अचीविंग गोल्स। ये फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो प्रोडक्ट मैनेजर का। स्टाफ अथॉरिटी क्या है, सपोर्ट करती है और एडवाइजेस करती है लाइन अथॉरिटी को। ये लाइन अथॉरिटी को ही सपोर्ट करके उसी की हेल्प कर रही होती है। इट इज नॉट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट, इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती रिजल्ट की, इसकी होती है।
ये एचआर मैनेजर हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया। तो बेसिकली जो हमारी स्टाफ टीम है वो स्टाफ अथॉरिटी लाइन अथॉरिटी की हेल्प कर रही होती है। लाइन अथॉरिटी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गोल्स, वेयर एज दे ओनली गाइड देम, दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गोल्स। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस आप रीड कर लेंगे, बहुत इजी पीजी है, 2 से 3 नंबर में लिखने को आ जाता है। स्टाफिंग क्या है? रिक्रूटिंग का प्रोसेस है कि आप टीम में कैसे मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है ना, कि आप लोग मैन पावर अच्छी ले रहे हो, तो हमें हमेशा बेस्ट अपने लोग लेने होते हैं टीम में, जिससे कि कंपटीटिव एडवांटेज हमें मिल रही हो, बेस्ट टेक हो, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बेस्ट एकदम कंसेप्चुअल स्किल्स हो, है ना, बेस्ट लॉजिक्स लगा पाता हो। तो वी ऑलवेज स्टाफ फॉर द पर्सन हु हैज द बेस्ट इन देम। अभी के टाइम पे करंटली अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह ये सब आ जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम पढ़ ही चुके हैं, अभी ऊपर बढ़ के आए थे सेम चीज। नेक्स्ट नीचे ये छोटू मोटू सी डिफाइंस है, ओनली जस्ट रीड पर्पस, ओनली जस्ट फॉर रीड पर्पस, पूछा नहीं जाता है रिक्रूटमेंट कैसे होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, जेडी क्या है, जॉब एनालिसिस क्या होता है ना, रिसोर्स, ये सब नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया। अब हमारा एक फर्रे वाला टॉपिक है, तो फर्रे क्या है? कंप्लीट आपका एक चीट शीट है दैट यू कैन रिवाइज फ्रॉम। कि सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, ऑर्गेनाइज होता क्या है, फिर हमने अथॉरिटी पढ़ा था, अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस था, हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी जो है वो पोजीशन से आती है और पावर हमारी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्स पढ़े कि अलग अलग होता है। सबसे पहले आपने कॉमन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, कंटेम्प्रेरी पढ़ा, कंटेम्प्रेरी में क्या था? ऑथेंटिक था सारा का सारा, जो दिख रहा है वही है। कंटिजेंसी में क्या था कि नो वन इज बेस्ट, सब चीजें अलग हो सकती है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन, कल्चर सब अलग हो सकता है, नो वन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल सिचुएशंस। फिर आपने लर्निंग पढ़ा, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ लिए किस किस टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा कि वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और सर्कुलर होता है। स्ट्रक्चर और प्रोसेस में डिफरेंस पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे आपकी चीजें ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस इज द कंप्लीट वर्क फ्लो। हमने स्टाफिंग पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम कर रहा होता है, कैसे हम लोगों को अपनी टीम में ले रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जो हमने 5 प्रोसेस अभी स्किप करके आए हैं ना, दीज वर द पार्ट्स ऑफ स्टाफिंग ओनली। कि ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी है, जॉब एनालिसिस करते हैं, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन करके हम रिक्रूट हो जाते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस जो भी स्किप करवाया था, मैंने आपको दोबारा एक बार शॉर्ट में बता दिया। जॉब एनालिसिस करोगे, जॉब को डिस्क्रिप्शन देखोगे, जेडी देखोगे, जॉब स्पेसिफिकेशन, एंड देन आप रिक्रूट हो जाओगे। लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी जो थी वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थी किसी भी डिसीजन के लिए। स्टाफ जो अथॉरिटी है वो लाइन अथॉरिटी को हेल्प करती है टू मेक द डिसीजन। लाइन अथॉरिटी का एग्जांपल क्या था? आपका प्रोडक्ट मैनेजर, और यहाँ पे आपका एग्जांपल था एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर, लीगल एडवाइजर ऑलवेज हेल्प द पीपल इन द लाइन अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने पढ़ लिया था कि किस बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट जो है वो बनाए हुए हैं। हमने पढ़ा कि आप प्रोडक्ट के बेस पे बना सकते हो, फंक्शन के बेस पे बना सकते हो, ज्योग्राफिक रीजन के बेस पे बना सकते हो, कस्टमर किस टाइप का है, बी2बी क्लाइंट है, बी2जी क्लाइंट है, बी2सी क्लाइंट है, उस बेस पे बना सकते हो, प्रोसेस के बेस पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 इज डन। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 4 आल्सो। जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे हमने थर्ड करा है। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग बेसिकली। यूनिट नंबर 4 इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग, कि हम कंट्रोल कैसे कर रहे होते हैं। चलो, controlling is the process of ensuring actual activities in the accordance with planned activities and taking collective action where necessary to achieve the organizational goals। यहाँ पे हमें organizational goals देखने मिल जाएं। कंट्रोलिंग क्या है कि बेसिकली आप एक्चुअल एक्टिविटीज को अकॉर्डेंस में देख रहे हो कि वो प्लान के मुताबिक हो भी रही हैं या नहीं हो रही। टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को लेने के लिए आपने जो भी ऑब्जेक्टिव लिया था क्या वो सही से पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, दैट इज कंट्रोलिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, जो सोचा था वो हो भी रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो भी रही है, जो स्टैंडर्ड सोचे थे उसके हिसाब से नहीं हो रही। हम गोल को इंश्योर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो इंश्योर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी होनी चाहिए काम में, आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है उसको फैसिलिटेट करता है। प्राइमरीली कंट्रोल होता है, कंकरेंट कंट्रोल होता है, फीडबैक कंट्रोल होता है। तो प्राइमरी कंट्रोल क्या बताता है हमें? कंट्रोल एक्सरसाइज बिफोर द वर्क स्टार्ट टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम। आपने कंट्रोल जब भी कर लिया जब आप प्रॉब्लम फेस करने वाले थे, उससे पहले ही। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, क्वालिटी चेक ऑफ रॉ मटेरियल इन टाटा स्टील बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जाने से पहले ही आपने क्वालिटी चेक कर ली तो भाई हम बच गए, तो हम बच गए। तो प्राइमरीली कंट्रोल है, फीड फॉरवर्ड है। कंकरेंट कंट्रोल क्या है? ऑनगोइंग कंट्रोल है, कंट्रोल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्क टू इंश्योर इट इज ऑन राइट ट्रैक, अभी काम हो ही रहा है और आप बीच बीच में चेक करते चल रहे हो कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फीडबैक कंट्रोल क्या है आपका? कंट्रोल एक्सरसाइज कंप्लीटेड, जब काम हो गया। HDFC बैंक रिव्यूज अ मंथली सेल्स रिजल्ट एंड इम्प्रोवाइज द नेक्स्ट ईयर्स मंथ्स प्लान। तो उससे बोला फीडबैक कंट्रोल क्या है? जो पूरा प्रोसेस हो गया, आप यहाँ तक पहुंच गए, तब हम पीछे से चेक करते हुए आए ना कि हाँ भाई सब सही से हो गया ना, ये जो अल्टीमेट काम हुआ है ये ठीक भी है या नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कैसे काम हो रहा होता है कंट्रोलिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स देखते हो कि हमने क्या स्टैंडर्ड बनाया था, हमने क्या प्लान करा था, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था,
देन आप मेजर करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आप हमारे स्टैंडर्ड्स और मेजरमेंट को कंपेयर करते हो कि कैसे काम हो रहा था, कैसे अब हो रहा है, एनालिसिस करते हो आप कि भाई क्या चीज अब ठीक होनी चाहिए, एंड देन एक करेक्टिव प्लान लेते हो। लेट सपोज आपने 5000 सेल्स का टारगेट लिया था और आपकी 4-500 सेल्स हुई है, तो अब आपने कंपैरिजन करा कि भाई 500 से हम अभी भी लॉस में चल रहे हैं। आपने एनालिसिस करा कि काम करते हैं हम थोड़ी सी सेल लगा देते हैं और अपने प्राइस लोअर करके अपना जो टारगेट है उसे रीच कर लेते हैं। तो आपने करेक्टिव प्लान क्या बनाया कि हम सेल निकाल देंगे और अपने 500 जो अपने कस्टमर्स थे पेंडिंग उन्हें पूरा कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कंट्रोलिंग वर्क्स। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है कि सेट करते हो आप स्टैंडर्ड्स को, मेजर करते हो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो, सेम चीज लिखी हुई है, आप ही फ्लो चार्ट से याद करना है सो दैट आपको मेमोराइज अच्छे से रहेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है इफेक्टिव कंट्रोलिंग की कि भाई हमें क्लियर स्टैंडर्ड चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में, ऐसा नहीं है कि आपने मेजरमेंट ही गलत करी है। मान लो 5000 गोल था और 5000 का ही मेजरमेंट आ रहा है, बट आपका तो लॉस हुआ था ना, आपका तो 4500 की ही सेल हुई थी, तो मेजरमेंट एकदम ठीक होनी चाहिए, जब भी आप रिजल्ट निकाल पाओगे कि हाँ यार 500 के घाटे में हम चल रहे हैं। मेजरमेंट गलत हुई है तो घाटा नहीं निकाल पाओगे, प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। टाइमली कंट्रोल कैसा है, ऑब्जेक्टिव कैसे है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका जो कंट्रोल है, सो दैट आप अडेप्ट कर पाओ, आप इजी टू अडेप्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कॉस्ट ऑन कंट्रोल शुड बी लेस देन द बेनिफिट्स गेन, आपका जो कंट्रोल पे कॉस्ट पे कंट्रोल है वो ज्यादा होना चाहिए बेनिफिट गेन से। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपको कंट्रोल सिस्टम की, शुड बी एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉइज। फोकस होना चाहिए आपका की एरियाज पे, कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के बीच में, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जब भी आप अपने गोल की तरफ अच्छे से जा पाओगे। तो ऑल थिंग इज अबाउट गोल इन पीएमई, कि आपका गोल रीच हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी आपने प्लान करा था, जो भी आपने प्लान करा था वो एक्चुअल एक्चुअल चीज से कितना रिजेंबल कर रहा है। आपने प्लान करा था आप 5000 जाओगे बट आप 45 पे रुक गए, तो नॉट बैड, इट इज एक्चुअली क्वाइट गुड, इट इज एक्चुअली क्वाइट गुड। तो बट यही हम 500 और सुधार लेंगे तो हमारा बिल्कुल गोल एकदम एग्जैक्ट वही मैच हो जाएगा। तो बहुत आइडियल केस ले लिया मैंने, वरना क्या होगा 5000 सोचा था और हम पहुंचे 3000 पे। तो दिस इज अ आइडियल सिनेरियो। ठीक है, तो हम वो जो 2000 है वो अगले 1-2 साल का टारगेट लेके चलेंगे कि उन्हें हम फुलफिल करें। तो दिस इज हाउ द कंट्रोलिंग वर्क्स। आप फीडबैक पे काम करते हो। वाटर ब्रेक लेते हैं यार 1-2 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, तो प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। तो प्लान करोगे आप, सेट स्टैंडर्ड करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, मेजर करोगे परफॉर्मेंस की जो इम्प्लीमेंट करा है वो कैसा अच्छा गया है बुरा गया है, कंपेयर करोगे जो भी मैंने बताया अच्छा गया है बुरा गया है, और फिर आप एक करेक्टिव एक्शन प्लान लेते हो। तो ये क्या है, प्लानिंग और कंट्रोल का लिंक है, प्लान से लेकर के कंट्रोल तक का लिंक वर्क्स लाइक दिस। आप ये एक सिंगल डायग्राम याद कर सकते हो। whatever question comes for unit number 4 you can make this diagram. I will recommend you to learn some general diagrams so that anything comes of this type you can draw these diagrams. अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, please make sure you are drawing the diagrams at least in every one of two question, दो क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन में बनाना ही है डायग्राम। अगर आप एवरी सिंगल में बनाते हैं, इट इज अ वेरी आइडियल केस, इट इज अ वेरी गुड केस, यू विल गेट फुल मार्क्स, ट्रस्ट मी। मेरे पीएमई में बहुत अच्छे आए थे और मेरे जितने मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं, जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वेयर आई लैग्स इज कि हल्के फुल्के मैथ्स में ही कटते हैं, क्योंकि भाई वहां हम डायग्राम नहीं बना सकते। सो इट्स ऑल अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन व्हेन यू कम इन द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। आपका पेपर प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आपको जितना आता है आप लिख के आओ, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख के आओ। आपको थ्योरी आती है तो थ्योरी के थ्रू ही एक फ्लो चार्ट बना दो। जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी आती है तो थ्योरी लिख के आ रहे हो, थ्योरी के थ्रू एक फ्लो चार्ट बना दो जो आपको आता है। तो क्या है, करेक्टिव एक्शन प्लान कहाँ की तरफ जा रहा है, आपके प्लान की तरफ जा रहा है, करेक्टिव एक्शन जो आपने लिया है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक। इसका एग्जांपल है कि अमेज़न जो है वो सेल्स टारगेट करता है एक फेस्टिवल के भाई वो एक दिन के 1 लाख ऑर्डर निकालेगा। माय गॉड, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। It measures actual order daily. The orders are low. It runs more ads and more discounts. Learning from this helps plan for the next festival. बहुत ही बढ़िया इसने एग्जांपल दिया। जैसे आपको पता है बिग बिलियन डेज आती है, बिग बिलियन डेज पे इसने एग्जांपल में ही बता दिया कि भाई वो 1 लाख का अपना 1 लाख का रेवेन्यू छोड़ो, एक दिन का 1 लाख ऑर्डर का टारगेट लेके चल रहा है। 1 लाख ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मच ऑपरेशन कॉस्ट इट विल टेक टू लाइक take these 1 लाख orders and also deliver them on time। ठीक है, तो वो क्या करेगा अगर मान लो ये फुलफिल नहीं हुआ। पहली बात तो ये ड्रीम करना इज अ वेरी गुड थिंग,
और अगर ये फुलफिल नहीं होता तो आप मोर एड्स चलाओगे, मोर डिस्काउंट चलाओगे, मोर लेट नो करोगे पीपल को कि भाई ये एड चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, तो प्लीज बाय समथिंग। बिग बिलियन डेज में तो यार सभी खरीदते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, पता है एक बात बताऊं, बिग बिलियन डेज आया था ना पिछले वाला, मैंने भी एक मैकबुक ऑर्डर कर ली थी और एक आईफोन ऑर्डर कर लिया था। वो तो बस भगवान भला करे मेरे हनुमान बाबा का कि उन्होंने थोड़ा सा समझाया कि पुत्र रुक जा, थोड़ा सा थम जा, फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लाइक मैंने 2.5 लाख का बिल एक बार में फाड़ दिया था, एक बार में हो जाता मेरा। अमेजोन ने इतनी तगड़ी ऐड दिखा दी थी, बताओ अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए, मुझे बच गई मैं। चलो जी, अब आ गया प्रोसेस ऑफ कंट्रोल क्या है। एस्टैब्लिश करना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल आप सीख रहे हो, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना परफॉर्मेंस को, एनालाइज करना डेविएशन को कि कहाँ पे हम खराब हुए हैं, है ना, जो हमने मेजर करा है, उसके बाद हमारी गड़बड़ कहाँ हुई है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, करेक्टिव एक्शन प्लान लेना और फॉलो करना। ये सेम ही चीज लिखी है जो अभी हम ऊपर लिंक में पढ़ के आए थे, सेम पार्ट है, घुमा फिरा के दोबारा दोबारा बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं ये पढ़ सकते हो आप। प्राइमरी कंट्रोल होता है, कॉन्करेंट कंट्रोल होता है, फीडबैक कंट्रोल होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें तो पर्सनल सुपरविजन होती है और ये आप सिस्टम के थ्रू सुपरविजन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा इन्फोसिस में डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के थ्रू सुपरविजन होती है। जो हमारा मैकडी है वहाँ पे मैनेजर प्रेजेंट होता है सुपरविजन करने के लिए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल जो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में हमारी मशीन ने करा है, थ्रू सिस्टम या रिपोर्ट्स हो रहा है। फीडबैक कंट्रोल क्या है, जहाँ पे आप करेक्ट करते हो आफ्टर वर्क रिव्यूइंग द सेल्स रिजल्ट आफ्टर एंड मंथ। तो आपने एंड मंथ में सेल्स देखी और फिर आपने फीडबैक के थ्रू दोबारा से अपने रिजल्ट अच्छे करे कि भाई हाँ इस मंथ कम हुई है तो अगले मंथ हम ज्यादा सेल करेंगे। आप भी करते होगी, मैं भी पेटीएम की जो हमारी खर्चे वाली रिपोर्ट है वो डाउनलोड करते हैं मंथली और फिर देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब इस मंथ हम कम खर्चा करेंगे। कॉन्करेंट कंट्रोल क्या है, डिटेक्टिव कंट्रोल होता है ड्यूरिंग द वर्क। डिटेक्टिव कॉन्करेंट का मतलब ही यही होता है, आपको पता है ना, कॉन्करेंट सर्कल होते हैं इस तरीके से बनते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है जब भी आप वर्क मेजर करते जाओ कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, साइमल्टेनियसली इंप्रूव करते जाओ। प्राइमरीली मतलब आप पहले ही चेक कर लो, बिफोर, पहले ही वर्क से पहले ही चेक कर लो सब ठीक है ना। जो आप मान लो आप ब्रेड बनने के लिए व्हीट दे रहे हो तो व्हीट फ्रेश तो है ना, व्हीट खराब तो नहीं हुई, तो ब्रेड खराब ना हो जाए हमारी। तो आप ये प्राइमरी कर रहे हो, आप पहले ही काम करके रख रहे हो, पहले ही चेक कर लिया आपने, ठीक है जी। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंट्रोल। नाउ द बजट एज कंट्रोल टेक्निक। बजट पढ़ लो भाई, बजट कैसे हेल्प करता है। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान स्पेसिफाइड पीरियड में जो हम लेते हैं, यूजेस द कंट्रोलिंग टेक्निक टू इंश्योर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बजट हमारा हेल्प करता है हमें कि जो हमने सोचा है कि इतने टाइम पीरियड में इतना ही पैसा हम खर्च करेंगे वो हमारा करेक्ट हो, उस टाइम पीरियड से ज्यादा हम उतने पैसे खर्च ना कर रहे हो, ठीक है जी। अब आ गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंट्रोलिंग। आईटी कैसे हेल्प करता है आपकी कंट्रोलिंग में। हाउ आईटी हेल्प्स, आईटी टूल्स एंड सिस्टम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। तो ये सब क्या है, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें स्टोर कर रहे हैं, एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज चल रही है। इसका एग्जांपल क्या है, ईआरपी रिपोर्ट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जैसे आपको पता है पावर बीआई और टैबल्यू, सारे बीटेक वाले बच्चे डेटा एनालिसिस ही करके बैठे हैं तो आप लोगों को पता होगा। विजुअलाइजेशन टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है पावर बीआई और टैबल्यू। मैनेजमेंट एमआईएस बहुत यूज होता है, एक्सेल वाले लोगों को पता होगा इफ एनीवन यूज, ज्यादातर एसेंचर में जब मैं ईवाई में थी वहां पे यूज होता था एमआईएस सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, आप इन सब का यूज कर रहे हो बेसिकली। आईटी टूल्स का यूज करके आप अपने बजट को, आप अपने जो कंट्रोलिंग है उसे कंट्रोल कर रहे हो कि भाई हमें इतना ही करना है, हमारा कंट्रोल एकदम ठीक होना चाहिए, जैसा डिसाइड करा था वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो Amazon जो है डैशबोर्ड यूज करता है ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस। इन्वेंट्री मतलब कितना स्टॉक है और डिलीवरी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंची है, तो वो अपने डैशबोर्ड, रियल टाइम डैशबोर्ड यूज करता है। जो टाटा स्टील है वो ईआरपी यूज करती है, ईआरपी सिस्टम होते हैं ओरेकल वगैरह के, है ना। डी मार्ट जो है वो बारकोड और आईटी सिस्टम यूज करती है। जेएफसी बैंक जो है वो अपना एमआईएस यूज करता है। तो एमआईएस आपको मैंने बता ही दिया कि जहाँ पे भी एक्सेल का काम होता है वहाँ पे यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ईवाई, एसेंचर वगैरह वाली कंपनीज में बैक एंड के रोल के लिए काम हो रहा होता है। चलिए जी, नेक्स्ट आ गए प्रॉब्लम्स इन द कंट्रोलिंग एंड देयर मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग में क्या इश्यूज आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम क्या राइज होती है। तो लैक ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड ही अच्छे नहीं बनाए थे तो गोल कैसे मीट होगा। आपने बोला था भाई इस साल मार्च पे जाऊंगा, तो कैसे जा पाओगे भाई मार्च पे जब तक आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट करे, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास, गलत डेटा पे काम करवा लिया। असिस्टेंस टू कंट्रोल, आपने कंट्रोल अच्छे से नहीं करा, आपने अपोज कर दिया मॉनिटरिंग को, रूल जो आपने बनाए थे वो आपने तोड़ दिए, ओवर कंट्रोल कर लिया आपने, हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लगा दी, भाई पैसे ज्यादा फूक दिए तुमने, तो काम खराब हो जाएगा। नोकिया क्या है, ओवर कंट्रोल कर लेती है स्लो डिसीजंस को एंड लीड टू लॉस ऑफ मार्केट शेयर। अब सोच रही है नोकिया के मैं एप्पल बन जाऊं तो काम तो खराब होना ही है, काम तो खराब होना ही है, ओवर कंट्रोल कर लोगे। कोडक क्या है, कोडक फेल टू अडैप्ट द
रेसिस्टेड चेंज इन द डिजिटल फोटोग्राफी, इसलिए कोटक भी खराब हो गया। गूगल जो है एम्पावर करता है एम्प्लॉइज को टू यूज द ओपन कल्चर हाई परफॉर्मेंस। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्टिविटी आ गया, हम अब हमारी यूनिट नंबर 4 भी खत्म ही होने वाली है। सो यस, वी आर गोइंग टू जस्ट फिनिश एंड हम पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे डायरेक्टली। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे। प्रोडक्टिविटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। आपकी आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशनशिप है? इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। क्या आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया, हाउ मच प्रोडक्टिव काम आपने निकाला है। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव द रिजल्ट्स। कितने एफिशिएंटली आप रिसोर्स को यूज कर रहे हो रिजल्ट को पाने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी इज व्हेन आपने सोचा था कि भाई आप 2 घंटे में बैठ करके पूरा पीएमई पढ़ लोगे, आपने तुशिका दी की वीडियो खोली और आपने प्रोडक्टिवली 2 आवर्स अच्छे से बैठ के पढ़ा टू अचीव द रिजल्ट कि मेरा यूनिट नंबर 2 एंड 3 खत्म हो गया है। लेबर प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्टिविटी है। तो मतलब हर बार क्या होता है कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। आपने 2 घंटे जो है पढ़ा और आप बैठे 4 घंटे, तो प्रोडक्टिविटी कितने की आई है? सिर्फ 0.5 की आई है। आधा टाइम आप पढ़े हो, आधा टाइम आपने भाई इधर उधर मौज मारी है, ठीक है ना। ways to involve productivity, better technology, training and skill development, process improvement, motivation and incentives, ये सब है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कुछ तरीके के। भाई बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर लो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर लो, मोटिवेशन हो, इंसेंटिव्स हो कि भाई मैं आपको बोलूँ पूरे 4 में से 4 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो चॉकलेट मिलेगी, तो तुम खुशी बैठ के पढ़ लोगे, ठीक है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे कंट्रोल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल एफिशिएंसी, लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये सब क्या है? कंट्रोल है ओवरऑल परफॉर्मेंस के। डायरेक्ट एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल आ गया। डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है? टेकन आफ्टर अ डेविएशन अकर्स, जब कोई डेविएशन अगर होगी, जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तब आप डायरेक्ट कंट्रोल लेते हो, करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है? जब कोई गलती हुए उससे पहले ही कंट्रोल ले लो, है ना। गड़बड़ होने से पहले ही, जरूरी थोड़ी है तुम आग लगा के फिर ही पानी बुझाओगे, पहले ही ऐसा ध्यान करो कि आग नहीं लगे। तो डायरेक्टिव मतलब आफ्टर टेकिंग डेविएशन अगर ऐसा सोचा था कि यहाँ जाना है पर चले यहाँ गए, तो ये डायरेक्टिव कंट्रोल होगी इस केस में। प्रिवेंटिव में तुम पहले ही एक लाइन खींच लोगे, हाँ भाई ऐसे ही जाना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल पढ़ने ना, एयर इंडिया जो है रेगुलर मेंटेनेंस करता है अपने एयरक्राफ्ट की, टेक्निकल फेलियर्स की एंड इंश्योर करता है सेफ्टी। अनलाइक इंडिगो, अनलाइक किंगफिशर, किंगफिशर तो आप सबको ही पता होगा क्या हाल हुआ था किंगफिशर का, है ना। तो अनलाइक किंगफिशर, एयर इंडिया जो है सबसे बढ़िया लगता है मुझे भी पर्सनली, क्योंकि वो अपने जो वैसे तो कोई भी एयरलाइंस ऐसा नहीं है जो इनके एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स हैं, पायलट्स हैं, पीपल है जो हैंडल करते हैं, दे आल्सो से कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एयरलाइंस में, बिकॉज दे पीपल डोंट इवन recommend their family to sit in those airlines because many of the parts are weak, many of the parts are going to fall off from the airline. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। एयर इंडिया बट स्टिल गुड फ्रॉम इंडिगो एनीवेज। आईसीआईसी बैंक क्या है? मॉनिटर करता है डेली लोन डिसबर्सल, ठीक है। टारगेट्स, इफ टारगेट इज नॉट अचीव, मैनेजर टेक द इमीडिएट करेक्टिव प्लान। जो लोन का उन्होंने टारगेट लिया था, अगर वो टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो मैनेजर क्या करेगा? भाई कोई स्कीम निकालेगा, इस लोन पे इतना कम इंटरेस्ट लग रहा है तो ले लो, ठीक है, अपना गोल मीट करने के लिए, इसलिए डायरेक्टिव है, करेक्टिव प्लान ले रहा है। थक गई यार मैं बोलते बोलते। कितना बचा है? फाइनेंशियल, ये लास्ट स्लाइड है। चलो, फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं? अब हमने कंट्रोल सारे तरीकों के पढ़ लिए, अब हम लास्ट आ गए फाइनेंशियल कंट्रोल पे। अब हम मनी पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने पैसों पे कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा पैसे नहीं फूकने टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बजट कंट्रोल करो, अकाउंटिंग कंट्रोल करो, कैश कंट्रोल करो, इंटरनल ऑडिट लगाओ, है ना, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करो, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल लो, प्रिवेंट करो ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा खर्चे इधर उधर ना हो। कोई भी चीज देखी वो जरूरी नहीं है तुम्हें लेनी है, जैसे मैंने मैकबुक और आईफोन पूछ लिया था एकदम से। आई हैव वन बट आई थॉट कि M5 chip is not bad, iPhone 17 is not bad, so it's like things है ना जो आपको नहीं करनी है। डिटेक्ट करना है एरर एंड फ्रॉड एंड इंप्रूव द कंपाइलेंस। हेल्प करना है आपको एसेस फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस में। प्रिवेंट करता है फ्रॉड और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसों का ध्यान रख रहे हो तो आपके साथ फ्रॉड इजीली नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ्रॉड हो गया और पता भी नहीं चला कि भाई बैंक में इतने पैसे तो और कम भी हुए हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि हम अपने पैसे, भाई मैं ये जनरल एडवाइस दे रही हूँ, मंथली रिपोर्ट अपनी डाउनलोड करा करो फॉर वट एवर पेमेंट यूपीआई ऐप यू आर यूजिंग, पेटीएम, जीपे, फोन पे, कुछ भी, बट प्लीज डाउनलोड द मंथली ट्रांजैक्शन एंड चेक कि आपके पैसे कहाँ 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 घटे हैं, ठीक है। इट विल हेल्प यू एक्चुअली टू बिल्ड अ वेरी गुड अमाउंट इन नियर बाय 2 to 3 years itself। और थोड़ा SIP पे भी लगाओ यार, इट इज अ गुड थिंग। लत नहीं है बट इट एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग। प्लीज स्टार्ट अर्ली, इफ यू आर इन 3rd year, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। रियल लाइफ कंपनी एग्जाम्पल है टाटा मोया, पढ़ लेना यार, ठीक है ना, कि कैसे कंपनीज जो है वो अपना पैसा बचाती हैं। जैसे Amazon जो है वो ऑल एक्सपेंस नीड ऑथराइजेशन इन सिस्टम, डुअल अप्रूवल लगता है इन हाई वैल्यू पेमेंट। तो Amazon में डुअल अप्रूवल लगता है जब आप कोई हाई लेवल पेमेंट करते हो, ठीक है। बहुत सही बोला है इसने,
अपने पास भी लगा लो यार, पेमेंट करने से पहले 2 बार फोन का लॉक खोलना पड़े तो कम पेमेंट होगी बार। टूल्स फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब हम मेजर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कि हमारे पैसे जो है वो कम वेस्ट हो। फाइनेंशियल मेजर ले रहे हो आप तो आप क्या कर सकते हो, ROI, ROE, प्रॉफिट मार्जिन, ESP, रिटर्न और एसेट देखो कितने हैं। जैसे कि हमारी ट्रैक कर रही है आपने ROI, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट, तो आपका फाइनेंशियल मेजर हो जाएगा। कस्टमर मेजर करो कि भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है, आपका नेट जो प्रोमोटर स्कोर है वो कितना है, कस्टमर रिटेंशन रेट कितना है। जैसे जो हमारी अमेजोन, हमारा जो जोमेटो है वो नेट प्रोमोटर स्कोर जो है वो देखता है रेटिंग टू मेजर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कितनी अच्छी रेटिंग है, तो NPS लगता है व्हेन एवर यू रेट द जोमेटो। इंटरनल प्रोसेस मेजर आ गया, लर्निंग ग्रोथ मेजर आ गया कि आप देख रहे हो कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो कितना अच्छा लर्न कर रहे हैं, कितना अच्छा टर्नओवर निकाल पा रहे हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड निकाल दिया आपने कि भाई कितने फाइनेंशियल प्लस कस्टमर प्लस इंटरनल कितना आ रहा है स्कोर। सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर। ये वैसे क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज का आता है यार, ये कंटेम्प्रेरी कॉन्टीजेंसी जहाँ भी देखे ना इसे लर्न कर लेना क्योंकि ये पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। तो वर्क प्लेस कंसर्न क्या है, एम्प्लॉयमेंट थेफ्ट क्या है और एम्प्लॉय वायलेंस क्या है। वायलेंस से ही पढ़ते हैं। वायलेंस क्या है, एट अ वर्क प्लेस कैन हार्म पीपल, प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्टिविटी। तो वायलेंस कहीं पे भी हुआ तो भाई आपके जो नॉर्म्स हैं वो खराब हो सकते हैं, आपकी जो भी कंपनी की चीजें वो खराब हो सकती है। फिजिकल वायलेंस हो सकता है, वर्बल अब्यूज दे सकते हो, थ्रेट दे सकते हो कि भाई उड़ा दूंगा बाहर मिल, ये सब। डोमेस्टिक वायलेंस स्पिल ओवर वर्क प्लेस। इसके बाद आगे कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कर दो आप, ये अच्छे मेजर्स हैं। कंट्रोल मेजर मतलब आप कैसे सुधार सकते हो एम्प्लॉय वायलेंस को। ट्रेनिंग और रिस्पेक्ट दो आप कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कि भाई ऐसे नहीं करना है हमको। ग्रीवियंस रेसिडुअल सिस्टम करो। ग्रीवियंस मतलब आप अपना जो दुख है वो बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है। टेक महिंद्रा में ये बहुत चीज अच्छी है कि आपका कंट्रोल मेजर इज वेरी गुड। अब आ गया बिग बाजार का एग्जांपल दिया इन्होंने हमें एम्प्लॉय थेफ्ट से कि कैश थेफ्ट हो सकता है, इन्वेंट्री थेफ्ट हो सकता है, टाइम थेफ्ट हो सकता है कि भाई आपका टाइम बेफालतू में एम्प्लॉय आपकी कस्टमर सर्विस पे करके आपका टाइम खराब कर रहा है। फ्रॉडलेंट एग्जाम्पल जो क्लेम्स हो सकते हैं, डेटा थेफ्ट हो सकता है, आपका डेटा चुरा ले, है ना। तो उसके कंट्रोल मेजर क्या है कि आप CCTV लगाओ, सर्वेलेंस लगाओ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो एम्प्लॉय की, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कोड रखो। बिग बाजार में ये चीज बहुत अच्छी है कि आपका बिलिंग सिस्टम के पास CCTV इंस्टॉल्ड एंड सरप्राइज ऑडिट्स टू द रिड्यूस श्रिंकेज, ठीक है। TCS में क्या है, वर्क प्लेस कंसर्न है, वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड बर्नआउट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड मॉडरेट। तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं, दीज आर द कंटेम्प्रेरी से मैंने आपको एक्चुअल याद कराया था, है ना। तो जो भी इश्यूज हमारे एम्प्लॉयज फेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है, वो इश्यूज यहाँ पे आते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो, आपको अच्छे से काम मिल रहा हो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ हिंडर ना हो रही हो, दीज ऑल थिंग्स शुड बी मेंटेन इन द वर्क प्लेस कंसर्न्स। नाउ कम्स है 50 फर्रे। हमने यूनिट नंबर 4 भी एक्चुअली इवेंचुअली खत्म कर लिए जल्दी जल्दी से। तो हमने स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग की डिफाइन पड़ी थी कि हमारा जो प्लान से लेकर के गोल तक का प्रोसेस है दैट ऑल कम्स इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमें जो करता है दैट इज फीडबैक। तो फीडबैक मिलता है हमें, फिर हम चीजों को इम्प्रूव कर लेते हैं टाइमली। फिर हमने पढ़ा था फीडबैक कंट्रोल, देखो वही आ गया। प्रोसेस कंट्रोल आ गया हमारा, एस्टैब्लिश करे स्टैंडर्ड को, मेजर करा परफॉर्मेंस को, कंपेयर करा परफॉर्मेंस को, एक टेबल बनाई करेक्टिव प्लान की और फॉलो अप किया कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हुआ। टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंट्रोलिंग पढ़ी, प्रोडक्टिविटी पढ़ी। प्रोडक्टिविटी हमने क्या पढ़ा था, आउटपुट अमाउंट में इनपुट। आपने 2 घंटे वीडियो देखी और 4 घंटे की वीडियो थी, तो प्रोडक्टिविटी कितने की आई, सिर्फ 2 घंटे की आई, दैट इज 0.5 की आई। आपने 2 घंटे इधर उधर व्हाट्सएप चला लिया। प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग हमने पढ़ा कि भाई कंट्रोलिंग में भी प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। हमने फाइनेंशियल कंट्रोल पढ़ी अभी अभी। फिर हमने टूल्स पढ़े कि कौन कौन से टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं। हमने पावर BI और ये टैब्ल्यू देखा, डेटा एनालिसिस वगैरह देखा जो हम अपने टूल्स को यूज कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी हमने इश्यूज देखे जिसमें हमने एम्प्लॉय वायलेंस, एम्प्लॉय थेफ्ट और फिर अपना वर्क प्लेस कंसर्न देखा था। सो नाउ हियर वी आर डन विद अवर यूनिट नंबर 4 आल्सो। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द PYQs। तो वो भी जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमारा देन काम डन है। अब हम आ गए यूनिट नंबर 3 के PYQs पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट PYQ हमें कह रहा है कि आप मुझे प्रोसेस बताओ ऑर्गेनाइजिंग का। आई होप हम अभी पढ़ के आए हैं तो हमें आता है। हमने HRI पढ़ा, तो HRI हमने अभी देखा था कि भाई HRI क्या चाहता है कि हमारे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय आ रहा हो। हमने डिफाइन करी डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको 6 नंबर में। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा उठाओ और खा जाओ गरम गरम। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज वर्सेस द डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में आपको बताया था सारी जो पावर है वो एक ही पर्सन के हाथ में है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कैसे चलता है, वर्टिकल चल रहा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो आपकी पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। नाउ है कि आपकी डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है, आपने अपनी पावर, इसका एग्जांपल हमने मनोहर का, हमने यहाँ पे मैकडी का लिया था
कि उसने अपनी पावर नीचे दे दी है कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से अपनी ब्रांच को चला सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी पीजी से आए हैं इसमें। तो 7th पार्ट में आपका ये वाला पार्ट भी क्वाइट इजी कि आप बेस्ट जो अपनी टीम है उसे निकाल के लाते हो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स लिखने हैं, इससे हुआ तो क्या ही होगा। तो यूनिट 3 इज एक्चुअली वेरी इजी। अब यहाँ पे आपसे मैस्लो हायरार्की नीड्स क्वेरी, ये आपका एक्चुअली यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, हम ऊपर पढ़ के आए थे। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, वहां से करेंगे हम। डिस्कस द वेरियस कम्युनिकेशन मेथड्स मैनेजर यूज फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपका जनरल क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी यूनिट, ये जनरल क्वेश्चन है, आप इसमें बना के लिख सकते हो। व्हाट इज लीडरशिप, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये भी हम वहीं पे बढ़ के आए थे, एक्चुअली यूनिट नंबर 2 का लग गया है यहाँ पे बाय मिस्टेक, नो इश्यूज। यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द बजटरी कंट्रोल। हमने भी पढ़ा बजटरी कंट्रोल कैसे करते हैं, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग बजटरी कंट्रोल। तो उसमें कहा है कि बजटरी कंट्रोल आप लगाते हो तो उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीज बताओ। और दूसरी बात उसने मुझे बोला कि बजटरी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा होता है। देन उसने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो भैया आपको शुरू से लेकर के एंड वाला फ्लो चार्ट बना के दिखाना, मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था वो वाला। देखो यार आगे करते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस यार ये बिल्कुल ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, अभी हम कंट्रोलिंग वगैरह ही सब पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी आ गई है, और केस स्टडी के बाद ये मुझसे कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट, आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड डिस्कस हाउ ईच स्टेप कंट्रीब्यूट्स टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल का क्या प्रोसेस होता है पूरे एक मैनेजमेंट में, और जो हमारा कंट्रोल है वो कैसे इन्वॉल्व होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़वा रही हूँ, डोंट वरी कि भी भगा रहे हो आप, भगा नहीं रही हूँ, क्वेश्चन पढ़वा रही हूँ। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस वी विल मूव अपॉन टू द सॉल्यूशंस आल्सो। डिस्क्राइब कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंस फॉर कंट्रोलिंग को एक फंक्शन के मैनेजमेंट के, आल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स यूज्ड टू मॉनिटर एंड मेजर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। नॉन बजटरी एंड नॉन बजटरी टेक्निक्स बताओ, ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बजटरी कंट्रोल्स। पहले कैसे ट्रेडिशनल बजटरी होती थी और अब कैसे इंडिविजुअल बजटरी होती है, तो करके देख लेते हैं फटाक से। यूनिट नंबर 3, ये रहे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या था, डिवीजन वर्क करना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन देखना, साइन करना ड्यूटीज को, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देना, कोऑर्डिनेशन कर देना। डिस्कस करा हुआ है यहाँ पे एचआरआई को, तो एचआरआई क्या है, हमारी वर्कफोर्स को संभालती है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब देखती है, टैलेंट डेवलपमेंट देखती है, सक्सेस प्लानिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी हो रही है नहीं हो रही, हमारा परफॉर्मेंस जो है वो कैसे मैनेज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो रही है नहीं हो रही। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एचआरआई, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी जो है वो ये सब हैंडल कर रही होती है। दिस इज ऑल पार्ट जस्ट टू रीड, दिस इज ऑल पार्ट जस्ट टू रीड। पर हाँ यार एचआरआई का क्वेश्चन एक बार आप कर लेना मेमोराइज, यूनिट नंबर 3 में से एचआरआई इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर आपने एचआरआई का एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है कैसे कैसे काम करती है, और ये वाला तो इजी है, ऑर्गेनाइजिंग वाला तो आप कर ही लोगे, ये भी हमने पढ़ाई है बहुत अच्छे से। फिर है मैस्लो हायरार्की नीड्स, ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, वैसे यूनिट नंबर 2 का पार्ट था, मैंने लिखवा दिया आपके लिए पीडीएफ में, आप रीड कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के हैं। अब हम आ गए यूनिट नंबर 4 पे, बजटरी कंट्रोल पे। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं बजट को, कंपेयर करते हैं एक्चुअल विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड फिगर्स। क्या हम हमने कितना खर्च कर दिया, लेट्स सपोज अभी हम 50,000 खर्च कर चुके हैं और बजट सिर्फ 30,000 का था, तो ये जो 20,000 हमने ओवर खर्च करे हम इसे कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो ये 20,000 की रिकवरी होगी अगले 3 महीनों में, अब हम ये 20,000 रिकवर करके ला रहे होंगे, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान, तो ये जो हमने बनाया दैट इज द करेक्टिव एक्शन प्लान कि मुझे अब ये रिकवर करना है। इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, ऑप्टिमम यूज होता है रिसोर्सेज का, फैसिलिटेट करते हैं हम कंट्रोल, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बनती है जब हम ये बजटरी कंट्रोल लाते हैं कंपनी में कि हाँ भाई इतना ही बजट है, इतने में ही काम करना है। एडवांटेज और डायरेक्शन मिलती है, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है, सबसे बड़ी बात है एफिशिएंसी हो रही है, फैसिलिटेट कर रहा है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल है, हमें डिस्करेज इनिशिएटिव, कैन क्रिएट रिजिडिटी कि भाई आप एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं बना रहे अपने बजट कंट्रोल की वजह से, आप एम्प्लॉय को कह रहे हो कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बजट कंट्रोल है। हो सकता है ये भी हो रहा हो, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन एंड असम्पशन आप काम कर रहे हो, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट, ये तो हमने कर ही लिया कि गोल सोचते हैं,
उसकी डेविएशन देखते हैं कि भाई जाना यहाँ था और हम चले यहाँ से यहाँ गए, तो दिस इज द डेविएशन पार्ट। फिर हम फेलियर फैसिलिटेट करते हैं करेक्शन प्लान को कि भाई यहाँ से यहाँ आना है, थोड़ा 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 करके यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, और धीरे धीरे हम एक्चुअल में ही यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमें आना था। इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, सपोर्ट करते हैं वैल्यूएशन को, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। हमने यूनिट 4 तो अभी करी है अच्छे से। एक केस स्टडी है यहाँ पे, उस केस स्टडी को देख लेते हैं हम। क्या कह रही है केस स्टडी? एक्सवाईजी मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेशलाइजेशन कंपनी है वो प्रोडक्ट करती है ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स का। कंपनी जो है वो फेस करती है चैलेंजिंग सच एज फ्लक्चुएटिंग डिमांड, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल्स, है ना। एंड तो हमें यार पढ़ लेना मेरा भी मन नहीं हो रहा, केस स्टडी देख लेना, बस एक चीज छुड़वा रही हूँ, अभी मैं थक गई बहुत। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंट्रोलिंग के ऊपर है और नॉन बजटरी के ऊपर है। तो कंट्रोलिंग तो आप बहुत बार देख चुके हो, यूनिट नंबर 4 में से एक क्वेश्चन आया तो भाई वो कंट्रोलिंग का ही होगा। नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स क्या है कि आप नॉन बजटरी कंट्रोल में क्या करोगे कि भाई हम ये सब जो हमने लास्ट में नहीं पढ़ा था वो सब है। वैसे इतना एडवांस तो नहीं पूछता, रीड कर लेना। ठीक है, लिखवा सब दिया है मैंने तुम्हारे लिए, अरेंज सब हो गया है आपकी पीडीएफ में, जस्ट रीड वाला काम बचा है। लास्ट में इस पीडीएफ के आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी मिल जाएंगे जो आपके 2.5 नंबर में आते हैं। तो आपका ये वाला काम भी शॉर्ट है। अब भाई बस तुम्हारी प्रिपरेशन बची है, तुम्हारा रीडिंग का पार्ट बचा है, तुम्हारा लर्निंग का पार्ट बचा है, बैठ जाओ कर लो, है ना। और बढ़िया से मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज हो तो मुझे बताना, आई विल बी देयर टू हेल्प। आज की वीडियो भी यार बहुत बहुत थक थक के बनाई है। आई जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस, खाना भी नहीं खाया, आई विल जस्ट ईट द लंच, सॉरी द डिनर नाउ। आती तुम्हारे लिए बैठ गई हूँ बनाने, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को मेरी नीड है इस टाइम पे, एंड आई प्रॉमिस के लिए आएंगे, बट एक्चुअली नहीं मिलता यार इतना टाइम ना। बाकी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सॉर्टेड है, सारे कोर्स वगैरह हम कल आउट कर देंगे। जस्ट गो बैक, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना। अभी तो रात ही हो रही है, पेपर 2 बजे है। एटलीस्ट 4 से 5 बार सेम पीडीएफ को रिवाइज करना, हो सके तो अपने एक दोस्त को पढ़ा देना, कंटेंट को लाइक करना सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, मेरी एफर्ट्स वर्थ इट रहे। जितनी मेहनत आप लोगों के लिए करी है, बहुत सारे बच्चे देखें आईक्यू का, हर बच्चा जानता हो कि हाँ यार हमारे पास एक रिसोर्स था जहाँ से पेपर आया था, इससे बिहार पेपर नहीं आ रहा होगा। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल गए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन भी हैं। और उसमें मैंने आपके लिए पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन पीडीएफ बना दिया है। तो आई डोंट थिंक नथिंग इज रिक्वायर्ड नाउ। 18 पेज का ये पीडीएफ है, ये कर लेना, योर थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।